चलो हम आगे बढ़ते हैं। और हम कल हमने जहाँ क्लास खत्म की थी वहां हमने 3 पॉइंट इसके पढ़े थे, यानी स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस के अंदर हमने कहा था कि स्टैट जो है वो नंबर्स ही है, लेकिन हर नंबर स्टैट नहीं होता, हर एक नंबर स्टैट नहीं होता। उसमें हमने पहले 3 पॉइंट पढ़े थे कि कौन से फीचर्स जो है एक नंबर को स्टैट बनाते हैं। पहला फीचर क्या था नमन? फर्स्ट फीचर क्या था? सबसे पहला फीचर क्या था? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी एक अकेला नंबर स्टैट नहीं हो सकता जब तक बहुत सारे नंबर इकट्ठे ना हो जिन्हें हम कंपेयर कर सकें। एक अकेले नंबर को हम स्टैट नहीं मानते, पहली बात। ओके, नंबर स्टैट होते हैं, हम ये मानते हैं, उस लेमैन की तरह हम भी मानते हैं नंबर आर स्टैट, लेकिन अकेला नंबर स्टैट नहीं होता। तो पहला पॉइंट था एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। दूसरा पॉइंट क्या था? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। हम बोले किसी के लंबे होना, किसी का छोटा होना, किसी का हैंडसम होना, किसी का रिच होना, किसी भी क्वालिटी को हम स्टैट नहीं बोल सकते। हम क्वालिटी की बात नहीं करते, हम क्वांटिटी की बात करते हैं। सिर्फ नंबर्स में कोई चीज एक्सप्रेस होगी तो ही वो स्टैट मानी जाएगी। ये हमारा दूसरा फीचर था। ओके, तीसरा फीचर क्या था? मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, यानी हम जब भी कोई कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं डाटा के थ्रू या नंबर्स के थ्रू, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उन्हें भी हमें मेंशन करना जरूरी है। जैसा एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर हम बोले पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज वेरी लेस कंपेयर टू अमेरिका, तो हमें यह भी दिमाग में रखना होगा अमेरिकन्स आर मोर लॉयल, दे आर मोर सिंसियर कंपेयर टू इंडिया। फिर हमें यह भी ध्यान में रखना होगा द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका इज मच लेस देन इंडिया। तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के ही हमें किसी कंक्लूजन को ड्रॉन करना होगा, कंक्लूजन निकालना होगा, अदरवाइज वो काम गलत हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, चौथा पॉइंट क्या था? द फोर्थ पॉइंट इज, हमारा चौथा पॉइंट था म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। वही डाटा स्टैट माने जाएंगे, वही नंबर स्टैट माने जाएंगे जिन्हें हम आपस में कंपेयर कर सके, जो आपस में रिलेटेड है। जैसे height of Naman can be compared with the height of Rahul and Pankaj, but height of Naman cannot be compared with the weight of Rahul. ये दोनों अलग अलग हैं, they are not related to each other. जब दो चीजें आपस में रिलेटेड ही नहीं है तो फिर आप उन्हें कंपेयर कैसे कर सकते हो? वो स्टैट नहीं हो सकती, क्योंकि स्टैट का मतलब उन नंबर से है जिनसे हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉन कर सके। अगर मैं हाइट ऑफ नमन लेके चलूं और वेट ऑफ राहुल लेके चलूं तो मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं तीनों की हाइट ले लूं, हाइट ऑफ नमन, हाइट ऑफ राहुल, हाइट ऑफ पंकज, तो मैं बोल सकता हूं आई कैन मेड अ कंक्लूजन, हाँ भाई नमन की हाइट कम है, राहुल की हाइट ज्यादा है, पंकज की मिडल है, कुछ भी कोई भी कंक्लूजन, आई कैन कंक्लूड समथिंग। कब? बिकॉज दे आर नाउ रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर ऑफ सेम यूनिट। हम सबके वेट को सेंटीमीटर्स में नाप के कुछ कंपेयर कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो यही इस पॉइंट का मतलब था, क्या? म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल मीन्स only such numbers will be called statistics which are mutually related and comparable. For example, यहाँ example दिया है, for example क्या? We can compare the height of Naman with the height of Rahul and Pankaj, but height of Naman cannot be compared with the weight of Rahul and Pankaj. ठीक है जी, सिंपल, ये बहुत सिंपल पॉइंट था। और नेक्स्ट देखें, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, मतलब जब कभी भी आप मार्केट में डाटा इकट्ठा करने जा रहे हो, पहले लक्ष्य होना चाहिए, व्हाई वी आर कलेक्टिंग दिस नंबर्स, हाउ इज डिफरेंट, व्हाई वी आर कलेक्टिंग, हम जानना क्या चाहते हैं, व्हाई वी आर कलेक्टिंग। आप मार्केट में निकले डाटा इकट्ठा करने के लिए, या मैडम ने कहा स्कूल में कुछ डाटा इकट्ठा करके लाओ, व्हाट इज द टारगेट बिहाइंड, आप पता क्या करना चाहते हैं? मैडम ने आपसे कहा कि जाओ पता करो कि हमारे स्कूल में कितने % बच्चे होशियार हैं, पूरे स्कूल का सर्वे करो, जाओ 3 बच्चे चले जाओ और पूरे स्कूल का सर्वे करो और पता लगाओ हमारे स्कूल में कितने % बच्चे होशियार हैं। आप वो ऑब्जेक्टिव भूल गए और आपने पता करना शुरू कर दिया, हाँ तू कौन से पंजाबी एक्टर के गाने सुनता है, तू कौन सी पिक्चर देखता है, सबसे क्या पता कर रहे हो? लक्ष्य क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? क्या ऑब्जेक्टिव था? क्या टारगेट था? टू नो दैट हाउ मेनी इंटेलिजेंट किड्स वी हैव इन आवर स्कूल, और आप उसको भूल के कुछ और इकट्ठा करने लग गए। इसका मतलब whenever you are going for a survey or a collection of data, the objective must be there in your mind before even you start the collection. तभी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ पाओगे अगर आपके दिमाग में पहले से एक ऑब्जेक्टिव होगा that why we are collecting these numbers, और उन्हीं नंबर से फिर हम कुछ डाटा से क्या निकाल पाएंगे?
कंक्लूजन निकाल पाएंगे, वो स्टैट बन जाएगा, अदरवाइज सब नंबर वेस्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये यही इसमें मैंने लिखा, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। Any information collected without any objective will be a numerical value but not stat. आप कुछ भी इकट्ठा कर लोगे तो वो स्टैट नहीं बन जाएगा। स्टैट तो वही है जिससे आप कुछ कंक्लूड कर पाओ, when you can conclude something. आपका ऑब्जेक्टिव था टू नो हाउ मेनी इंटेलिजेंट किड्स और स्टूडेंट्स वी हैव इन आवर स्कूल, और आपने बच्चों से क्या पूछा? आप कौन सी पिक्चर देखते हो, आप कितने घंटे टीवी देखते हो, आप खाने में क्या खाते हो? What was the objective? ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरा किया आपके डाटा ने? ना, दे आर जस्ट नंबर्स बट दे आर नॉट स्टैट। ठीक है जी। और नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले, कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। बिफोर कलेक्टिंग डाटा अ प्रॉपर प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड फॉलोड। यू कैन नॉट जस्ट गो एंड स्टार्ट कलेक्टिंग द डाटा, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान, व्हाट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, टू whom to ask the question, to whom you have to ask the question। हर एक से हर बात आप नहीं पूछ सकते। अगर वो गर्ल्स हैं तो उनसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर वो बॉयज हैं तो आप उनसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो। गर्ल्स के साथ आपको मालूम है किस लेवल तक आपको क्वेश्चंस को पूछना, मींस एवरीथिंग हैज टू बी प्रॉपर प्लान। यू कैन नॉट आस्क द सेम क्वेश्चंस टू एवरीवन। कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है तो उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे, कोई यंग है तो उससे आप कौन से क्वेश्चन पूछोगे? दे आर डिफरेंट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। कोई अमीर है तो उससे कैसे बात की जाएगी, उससे कैसे पूछोगे? कोई बहुत गरीब घर में है तो उसको कैसे समझाओगे कि आप क्या पूछना चाहते हो, है ना? तो देयर इज अ प्लान टू बी फॉलोड बिफोर यू गो फॉर अ कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर आपने कुछ भी ऐसे ही जाके कुछ भी इकट्ठा कर लिया तो वो नंबर्स तो हैं बट स्टैट नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए collected in a systematic manner, we have to collect the numbers in a systematic manner, then only they become stat, otherwise they are not stat। आगे बात करो, तो फिर हमने कंक्लूड किया। कंक्लूजन क्या था? इट कैन बी कंक्लूडेड से सारे पॉइंट्स का कंक्लूजन, यानी स्टैट एज अ प्लूरल सेंस में कंक्लूजन क्या है? जब हमने पढ़ा दैट स्टैट इज अ प्लूरल सेंस, मतलब नंबर्स हैं, तो कंक्लूजन क्या था? इट कैन बी कंक्लूडेड दैट all numerical data cannot be stat। यही कंक्लूड किया हमने। सभी नंबर स्टैट नहीं होते, लेकिन बट ऑल स्टैट्स आर कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा। ये बात कंफर्म है कि जो एक बार स्टैट में मान लिया गया वो नंबर्स वो न्यूमेरिकल डाटा है, दैट इज कंफर्म। लेकिन सभी नंबर स्टैट नहीं होते, पर सभी स्टैट्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं, ये बात कंफर्म है। और यही हमने शुरू की थी, हमने कहा यस स्टैट इज अ न्यूमेरिकल डाटा। Stat means numbers, but all numbers are not stats। ये बात भी कंफर्म है। और सुनो, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आता है इधर 6 मार्क्स में, सुनो मेरी बात, मैडम ये नहीं कहती एक्सप्लेन द स्टैट इन अ प्लूरल सेंस, मैडम ये देती ही नहीं। पता है मैडम क्या देती है? ये सेम यही लाइन मैडम आपके पेपर में लिखती है, सेम लाइन यही लिखेगी मैडम। यहां ये नहीं लिखेगी कि इट कैन बी कंक्लूडेड, यहां तक नहीं लिखेगी मैडम। कहेगी all numerical data cannot be stat but all statistics are called numerical data, explain। 6 मार्क्स में मैडम देगी, विश्वास मिलेगी। वही बात सच बोल रहा हूं मैं आपको, ये पेपर में आता है, बहुत बार 11th क्लास के पेपर में आती है बात, बहुत बार ये पेपर में आती है। यही स्टेटमेंट मैडम लिख देती है, क्या? all numerical data cannot be stat but all statistics are called numerical data, explain। और उस वक्त पे आपके दिमाग से क्वेश्चन हट चुका होगा। बेसिकली मैडम आपसे यही पूछना चाहती है, स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस को एक्सप्लेन करो 6 के 6 पॉइंट, और बाद में सेम कंक्लूजन नीचे लिखो। यही मैडम का टारगेट होता है आपसे पूछने का, यही वो आपसे पूछना चाहती है। आई बात समझ में? आप भी इस क्वेश्चन को प्लीज लिख लो, आप लिख लो, ये क्वेश्चन बुक में लिख लो, नोटबुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के लिख लो। आप ऐसा लिखो दैट मैडम कैन आस्क, ये वाला क्वेश्चन मैडम पूछ सकती है, क्या? ऑल न्यूमेरिकल, यहां से पूछेगी मैडम आपसे, ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन मैडम आपसे पेपर में पूछती है बहुत बार, और उस वक्त पे बिल्कुल माइंड चौक हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। बिल्कुल माइंड उस टाइम पे बंद हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। ठीक है जी, आओ आगे बढ़े
और आगे चलें। सुनो मेरी बात, इधर सुनो, इधर गौर से मेरी बात सुनो। हमने अभी तक जो इस चैप्टर में पढ़ा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, छोटा सा 2 सेकंड के लिए। हमने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमने ये पढ़ा, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा टॉपिक क्या था, व्हाट वाज द थर्ड टॉपिक, जल्दी बताओ फटाफट से। तीसरा टॉपिक क्या था इस चैप्टर का? तीसरा टॉपिक मीनिंग ऑफ स्टैट एंड इट्स एस्पेक्ट्स। हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट। फिर हमने कहा एक लेमैन के लिए स्टैट सिर्फ नंबर है, लेकिन एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए स्टैट्स नंबर्स के साथ साथ वो टेक्निक्स भी हैं, वो मेथड्स भी हैं जो उसको हमने कलेक्ट करने के लिए यूज किया। फाइन। फिर हमने स्टैट को 2 हिस्सों में बांट दिया, स्टैट इन अ सिंगुलर सेंस एंड स्टैट इन अ प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस के अंदर हमने भी माना दैट स्टैट्स आर नंबर्स, बट ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैट। ये भी हमने कहा ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैट। सो विच नंबर्स कैन बी स्टैट? तो हमने उसके फीचर्स पढ़े। वही नंबर स्टैट हो सकते हैं जिनमें वो सारे के सारे फीचर्स थे, जिनके अंदर वो सारे के सारे फीचर्स थे, सिर्फ वही नंबर स्टैट हो सकते हैं। फिर हमने कहा, सुनो मेरी बात, स्टैट इन अ प्लूरल सेंस तो हो गया, वही नंबर स्टैट होंगे जिनमें वो सारे फीचर्स होंगे, 6 के 6 फीचर्स जो हमने पढ़े। फिर हमने कहा स्टैट की एक दूसरी सेंस भी है, वो क्या? स्टैट इन अ सिंगुलर सेंस। स्टैट इन अ सिंगुलर सेंस से मतलब वो सारी टेक्निक्स, वो सारे मेथड्स जो हम यूज करते हैं स्टैट को एनालाइज करने के लिए, स्टैट को कलेक्ट करने के लिए, स्टैट को इंटरप्रेट करने के लिए, समझाने के लिए। इसमें हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, सही तरह से लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम प्रेजेंटेशन करते हैं, उसे सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे, मतलब या तो बार डायग्राम बनाएंगे, या तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, या ग्राफ बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, या पाई चार्ट्स बनाएंगे। वी प्रेजेंट आवर डाटा। उसके बाद हम इसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज मीन्स वी फाइंड द एवरेज, पूरे क्लास में कितने बच्चे होशियार है, एवरेज निकालते हैं, या फिर मीडियन निकालते हैं, या मोड निकालते हैं। फिर वी फाइंड द वेरिएशंस, क्लास के अंदर पूरी क्लास में वेरिएशन कितने हैं। जब हम वेरिएशन निकालते हैं तो हम डिस्पर्शन का चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम है डिस्पर्शन। देन वी फाइंड द रिलेशन, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, लोएस्ट एंड हाईएस्ट आपस में रिलेशन क्या है। फिर हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। तो ये सब आपके चैप्टर्स रहेंगे। मींस स्टैट इन अ सिंगुलर सेंस का मतलब है पूरी की पूरी किताब, आपकी पूरी की पूरी बुक। इसे याद नहीं रखना, इसको याद नहीं करना। इट इज अ कंप्लीट बुक ऑफ योर्स, यही आपकी बुक है। स्टैट इन अ सिंगुलर सेंस का मतलब है द बुक ऑफ स्टैट्स व्हिच यू आर गोइंग टू स्टडी। अगर हम इसको देखें तो स्टैट इन अ सिंगुलर सेंस या मेथड्स की बात करें तो सबसे पहले मैंने कहा इन सिंगुलर सेंस इट मींस द साइंस ऑफ स्टैट, और वी कैन से इट रेफर्स टू द टेक्निक्स और मेथड्स रिलेटिंग टू क्या? कलेक्टिंग, आपका चैप्टर नंबर 2 है, कलेक्शन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन आपका चैप्टर नंबर 4 है। प्रेजेंटेशन चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 है, ये आपके चैप्टर्स हैं प्रेजेंटेशन। एनालिसिस चैप्टर नंबर 9 और 10 है। इंटरप्रिटेशन चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 है। बस बुक खत्म। ये सारे चैप्टर्स हैं जिन्हें आप पढ़ने वाले हो। इसमें स्टैट इन अ सिंगुलर सेंस, क्योंकि स्टैट इन अ सिंगुलर सेंस का मतलब है द मेथड्स, द टेक्निक्स वी हैव यूज्ड टू कलेक्ट, to organize, to present, to analyze, to interpret the data. जब हम स्टैट इन सिंगुलर सेंस की बात करते हैं, क्योंकि वी आर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, हम लेमैन नहीं हैं। When we talk about stat in a singular sense, we talk about all those methods, all those techniques which we use to collect the data, to organize the data, to present the data, to analyze the data, to interpret the data. और वही हम करने वाले हैं पूरे साल के अंदर, हम यही काम करेंगे। आप जब स्टैट की पूरी बुक को पढ़ोगे तो यही सब कुछ होगा। सबसे पहले चैप्टर आप पढ़ने वाले, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा। तो जब हम कलेक्शन की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट कलेक्शन ऑफ डाटा, वी से देयर आर 2 मेथड्स टू कलेक्ट द डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाटा आर कलेक्टेड आइदर बाय प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड यूजिंग सेंसस टेक्निक और सैंपल सर्वे। ये है आपका चैप्टर नंबर 2 और 3। दिस इज चैप्टर नंबर 2 ये, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 3। ये आपके चैप्टर है, आप चैप्टर्स में इसको समझोगे, है ना। उसके बाद
when we say organization, after collecting of data, they are organized in form of individual series, discrete series and continuous series. ये आपका चैप्टर नंबर 4 है. This is your chapter number 4. ये आपका चैप्टर नंबर 4 है. This is chapter number 4. फिर उसके बाद presentation. After the data is organized, it is presented in the form of tables, graphs and diagram. ये आपका चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8. ये आपके 4 चैप्टर इस बात में आ जाएंगे. Where you will learn how to present the data. हिस्टोग्राम कैसे बनाने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाने, बार ग्राफ कैसे बनाने, पाई चार्ट्स कैसे बनाने, सब कुछ यहाँ सीखोगे आप. दैट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. और जब एक बार प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी, आप जाओ, आप पढ़ोगे क्या? एनालिसिस ऑफ डाटा. वी फाइंड एवरेजेस. ये आपका चैप्टर नंबर 9 है. इसको मिलाओगे तो बन जाएगा चैप्टर नंबर 9, मीन एंड मीडियन. फिर आपका ये मोड चैप्टर नंबर 10 है. फिर आप सीखोगे एंड फाइंड द वेरिएशन बिटवीन द डाटा. वेरिएशन का मतलब डिस्पर्शन. ये आपका चैप्टर नंबर 11 हो जाएगा, डिस्पर्शन. एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डाटा. रिलेशन हो जाएगा चैप्टर नंबर 12. और एक लास्ट चैप्टर बचेगा विच इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर. यही आपके 13 चैप्टर है. यानी when we talk about stat in a singular sense, we talk about the complete book. So I cannot just explain you the complete book in one single lecture. कि हाँ यार ये सर हम क्या क्या करने वाले हैं. मैं आपसे बात करूंगा कलेक्शन ऑफ डाटा की और आपको समझाऊं देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी. वो अगला टॉपिक है हमारा, अगला चैप्टर ही तो वो है. तो मैं आपको सारा डिटेल में इसके बारे में नहीं समझा सकता. बस आपको याद रखने के लिए इतना बता सकता हूं दैट स्टैट इन अ सिंगुलर सेंस इज द कंप्लीट बुक ऑफ स्टैट. जैसे जैसे आपके चैप्टर बढ़ते जाएंगे वही आपका सारा का सारा टेक्निक्स और मेथड्स हैं जो आप यूज करते जाओगे. चैप्टर नंबर 1, 2 से लेके आप भी लिख सकते हो, आपको याद रहेगा. इसको इस तरीके से लिखना है. वही मैंने सब लिखा. कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस डाटा. और एक पॉइंट रह गया. कौन सा? इंटरप्रिटेशन. है ना, एक पॉइंट रह गया, वो लिख लो आप. इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा आप लिख लो क्योंकि वो रह गया. एट लास्ट आप लिखो ये बात. इसके आगे एक पॉइंट और लिख लो, पॉइंट नंबर 5, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. लिखो एट लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एनालाइज्ड. एट लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एनालाइज्ड द फाइनल कंक्लूजन्स आर अराइव्ड. At last, on the basis of data analyzed, the final conclusions are arrived, which is called interpretation of data. Which is called interpretation of data. आई बात समझ में? मतलब जो हम कंक्लूजन निकालेंगे लास्ट में, that is called interpretation of data. तो ये आपका टॉपिक था स्टैट इन अ सिंगुलर सेंस एंड स्टैट इन अ प्लूरल सेंस. जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. हमारा स्कोप क्या है, हम स्टैट में क्या क्या कर सकते हैं, हम स्टैट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, वो हमारा कल का टॉपिक रहेगा. ठीक है जी, चलो कल मिलेंगे बच्चों. ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों. आओ आगे स्टार्ट करते हैं. बेसिकली डीएसटी की हमारी अभी तक सिर्फ 2 ही क्लासेस हुई हैं. पहली क्लास के अंदर हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की थी, थोड़ा सा लेक्चरबाजी हुई थी, और उसके अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि नैन्सी ने प्रॉपर तरीके से याद की है. द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हम वो खत्म कर चुके हैं. डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. हमने ऐसा पढ़ा था. आप बच्चे नैन्सी को जानते हो ना? नैन्सी को तो जानते ही सबके सब बच्चे. नैन्सी को कौन नहीं जानता? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं जानता, बाकी सब जानते हैं. नैन्सी को सिर्फ ट्रंप नहीं जानता, बाकी सब जानते हैं. ठीक है, तो आप डरना नहीं, नैन्सी को सब जानते हैं और नैन्सी ने डेफिनेशन याद भी की. आज हमें नया बताएगी कि हमने अभी तक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या पढ़ा था. 2 टॉपिक खत्म हो गए. डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, उसमें प्रोसेस आया, उसमें एफिशिएंटली आया, इफेक्टिवनेस आया. फिर हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट वर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? जल्दी से ये भी ले सकते हो. फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जल्दी. हाँ, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. इशू एक्सप्लेन करेगी. व्हाट डू यू मीन बाय गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? इसमें कोई भी काम बिना गोल के नहीं हो सकता. उसमें एक प्रॉपर
प्रॉपर प्लान बनाना जरूरी है, उसको मैनेज अच्छे से मैनेज करना जरूरी है, वरना वो मैनेजमेंट। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब है दैट फर्स्ट वी हैव टू फिक्स अ गोल, अ टारगेट। सबसे पहले हम अपनी लाइफ का कोई टारगेट सेट करेंगे तो ही मैनेजमेंट करेंगे। इफ देयर इज नो टारगेट इन लाइफ, देयर इज नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट स्टार्ट्स आफ्टर वी हैव ऑलरेडी फिक्स अ टारगेट। अगर कंपनी का कोई टारगेट है, कोई गोल है, तो उस गोल को पाने के लिए हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, फाइन, टारगेट ओरिएंटेड प्रोसेस। ओके, पॉइंट नंबर 2 क्या था? लीजा बताएगी। परवेसिव, इसका मतलब क्या है? जैसे मैनेजमेंट होती है वो हर जगह एप्लीकेबल होती है, मतलब इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। बस इतना सही। जैसे एग्जांपल कि जैसे मम्मा घर में खाना बनाते हैं तो वो भी मतलब हाउस होल्ड मैनेज करते हैं, और हम लोग अपनी स्टडीज को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट इज परवेसिव का मतलब है दैट मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल कंपनी, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अ बिग कंपनीज, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्कूल्स, फॉर होम, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मंदिर, एवरीवेयर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एंड मैनेजमेंट इज बीइंग डन। दैट्स व्हाई वी से मैनेजमेंट इज परवेसिव, मींस इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यही बात थी। ओके, पॉइंट नंबर 3 क्या? जल्दी से पॉइंट नंबर 3 क्या था? फटाफट। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इज मल्टी डायमेंशनल। इन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। In management, we do the management for work, people and operations. हम मैनेज करते हैं काम को, काम करने वाले लोगों को और ऑपरेशंस को। हम 3 चीजों को मैनेज करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है जी। उसके बाद 4th पॉइंट, सॉरी, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक टारगेट कंप्लीट हुआ, अगले की मैनेजमेंट स्टार्ट। इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक बार करके छोड़ने वाला प्रोसेस नहीं है। यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ फॉर द होल लाइफ। ये नहीं कि 12th क्लास पास कर ली, अब मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बस बात खत्म हो गई। अभी 12th क्लास पास करोगे, फिर बीकॉम पढ़ोगे या सीए पढ़ोगे, आगे पढ़ते जाओगे, तो यू हैव टू कीप डूइंग मैनेजमेंट, फाइन। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ जी, आगे नेक्स्ट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक आदमी अकेले को मैनेज नहीं करते, कंपनी को मैनेज किया जाता है, पूरे ग्रुप को मैनेज किया जाता है, फाइन। आगे नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस इज अ लाइफ प्रोसेस। मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होती है, वैसे वैसे मैनेजमेंट भी चेंज करनी पड़ती है। आप रिजिड नहीं हो सकते कि नहीं ऐसे ही करूंगा। अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस आएंगे तो यू हैव टू आल्सो चेंज योरसेल्फ। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, इट्स नॉट रिजिड, ठीक है। आगे नेक्स्ट, intangible. We cannot see the management, we cannot touch the management, we cannot buy the management, we can only feel the management. वो फीलिंग कब आती है? जब हम कंप्लीट करते हैं टास्क को। वी कैन ओनली फील द मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो ये सारी बातें होने के बाद आओ आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 था, और वो टॉपिक था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आ जाओ, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तीन तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं एक मैनेजमेंट के। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव towards organization, number 2 objectives towards society, सोसाइटी की स्पेलिंग बोलो, SOCIETY, सोसाइटी। और तीसरा ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स पर्सनल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक मैनेजमेंट के। एक ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव्स टूवर्ड सोसाइटी, इन्हें हम बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और उसी को हम बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, लोगों के प्रति, जो वहां काम करते हैं उनके प्रति। अब सुनो ना, अब सिंपल सी बात है, एक मैनेजमेंट के दुनिया के प्रति, सोसाइटी के प्रति क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? बोलो, एक मैनेजमेंट के, एक कंपनी के दुनिया के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? बताओ जल्दी से। एनवायरमेंट गंदी ना हो, पोल्यूशन ना हो। दूसरा, लोगों को जॉब दी जाए। तीसरा, प्राइस जो है सही तरह से माल को बेचा जाए। चौथा, अच्छी क्वालिटी का गुड्स दिया जाए। लोगों के प्रति, बाहर के लोगों के प्रति, सोसाइटी के प्रति एक मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या लक्ष्य होगा? टू कीप पीपल हैप्पी। कैसे? मेक श्योर करो कि कंपनी पोल्यूशन ना करे। दूसरा, मेक श्योर करो कि प्राइस जो है वो सही हो, गुड्स के सही प्राइस दिए जाए। तीसरा, मेक श्योर करो कि क्वालिटी ऑफ गुड्स इज वेरी गुड। वही बात हुई ना, अगर प्राइस अच्छा है और क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गई है ना, सब कुछ। यही मेन तो काम होते हैं, है ना। फिर मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? टूवर्ड्स द पर्सन, जो वहां काम करते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, उनके प्रति क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? टू गिव देम गुड सैलरी, है ना, अच्छी सैलरी देना, ताकि उन्हें भीख ना मांगनी पड़े बाहर, वो मेरी तरह गरीब ना हो। दूसरे, उन्हें क्या देना? उन्हें एटलीस्ट सेफ्टी देना जहां वो काम कर रहे हैं। यानी अगर वो किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं तो उनको मास्क देना। अगर वो कहीं ऐसी जगह काम करें जहाँ धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है तो उनको मास्क प्रोवाइड कर देना, ओवरऑल प्रोवाइड करना, सेफ्टी बूट्स दे देना ताकि उनको चोट न लग जाए। उनकी सेफ्टी के बारे में सोचना, उनकी हेल्थ के बारे में सोचना, है ना, उनकी हेल्थ के बारे में भी सोचना। यही ऑब्जेक्टिव होंगे और क्या हो सकता है? अच्छी सैलरी देना, उनकी सेफ्टी के, उनको फिर उनको प्रमोशंस भी देना। जो सही में मेहनत पे काम करते हैं तो गिव देम प्रमोशन। ये ना हो कि बहुत मेहनत से काम करने वाला आदमी बेचारा प्रमोशन ना मिले, और जो लोग वो जो चाटुकारिता करते हैं, जो लोग क्या बोलते हैं, चाटुकारिता है, मतलब बॉस के कान में जाके बोलने वाले जो लोग हैं वो बेचारे प्रमोट हो जाए, ऐसा भी ना हो जाए। ठीक है, जो हार्ड वर्क करते हैं उनको प्रमोशन भी मिले, उन्हें मोटिवेट भी करना, मोटिवेट टाइम टू टाइम मोटिवेट करना। तो कंपनी में काम करने वालों के लिए क्या? अच्छी सैलरी, काम में सेफ्टी, प्रमोशंस, मोटिवेशंस, यही होगा ना। अच्छा, सोसाइटी के प्रति क्या? नो पोल्यूशन, गिव देम गुड्स ऑन द राइट प्राइस, गिव देम गुड क्वालिटी एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू वर्क, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना, ये चार बातें। अच्छा, टूवर्ड्स कंपनी क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या एक मैनेजमेंट क्या कर सकती है? 3 काम कर सकती है। क्या? सबसे पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, और तीसरा ग्रोथ। ये तो बहुत सिंपल है, दीज आर वेरी सिंपल, आप खुद भी लिख सकते हो इनको, तो आप खुद भी लिख सकते हो। लेकिन ये टूवर्ड्स अ कंपनी, एक मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइव करना। सर्वाइवल से मतलब है कम से कम इतना पैसा तो कंपनी कमाए कि अपनी सारी की सारी कॉस्ट को कवर कर ले, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। सर्वाइवल से हमारा मतलब है एटलीस्ट इतना पैसा तो कंपनी में आए कि कंपनी की सारी कॉस्ट कवर हो जाए, दैट इज मीन बाय सर्वाइवल। ये पहला ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का टूवर्ड्स द कंपनी। पहला ऑब्जेक्टिव क्या? दैट कंपनी मस्ट सर्वाइव या ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सर्वाइव। और कैसे सर्वाइव करेगी? वी मस्ट गेट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, वी मस्ट अर्न दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, सो वी कवर आवर ऑल द कॉस्ट, ताकि कंपनी बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर बिजनेस का पहला टारगेट मालूम में क्या होता है? जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो सर्वाइव। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है वो स्ट्रगलिंग पॉइंट पे जब होता है, जब स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उसका सबसे पहला टारगेट होता है टू सर्वाइव, जिंदा रहना, नहीं तो बिजनेस मर जाएगा। आज अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स जस्ट सर्वाइव कर रहा है, ओनली सर्वाइव। कभी ऐसा टाइम आएगा तुम्हारे पास 4 बच्चे 100 मार्क्स लेके आएंगे, फिर हमारा भी कभी नाम होगा तो हम भी क्या करेंगे? नहीं, हम यहाँ आएंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, और प्रॉफिट के कमाने से ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती है। ठीक है, तो पहला टारगेट होता है सर्वाइव करना, वी आर जस्ट सर्वाइविंग, वी आर इन दिस पोजीशन नाउ। फिर जब हम सर्वाइव करने लगे तो फिर दूसरा टारगेट होता है मैनेजमेंट का, नाउ टू अर्न प्रॉफिट। मतलब अब सेल्स इंक्रीज की जाए, टारगेट बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन को चीप किया जाए, कॉस्ट कटिंग की जाए। अब
और क्या कमाया जाए, प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट आएगा तभी क्या हो पाएगी। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो ग्रोथ कहां से करेगी, कंपनी बढ़ेगी कैसे, एक्सपेंड कैसे होगी, नया बिजनेस कैसे खुलेगी, नई मशीन कहां से आएंगी। प्रॉफिट बिगिंस विद इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट आएगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या होगा, सेल्स बढ़ेगी, कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। मिक्स नहीं करना, ऊपर नीचे नहीं करना। पहले सर्वाइव करना है, मतलब जिंदा रहना है, फिर जिंदा रह लिया, 2-3 साल हो गए, अब सब सेट हो गया, अब टारगेट बनाओ प्रॉफिट कैसे कमाना है। कैसे कमा सकते हैं प्रॉफिट, कट द कॉस्ट, इंक्रीज द सेल्स, यही हो सकता है। फिर प्रॉफिट कमा लिया, आप क्या करना है, ग्रो करना है। ग्रो कैसे कर सकते हैं, आइदर टू एक्सपेंड द बिजनेस और टू ओपन अ न्यू बिजनेस। जिस बिजनेस में आप हो उसी को एक्सपेंड करते जाओ, या उसको वहीं छोड़ दो, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दो। जैसे टाटा वाले करते हैं, रिलायंस वाले करते हैं, बाटा वाले करते हैं, बहुत सारी कंपनियां करती है ना। बाटा सिर्फ एक शूज थोड़ी बनाता है, वैरायटी ऑफ शूज बनाता है। टाटा सिर्फ मोटर थोड़ी बनाता है, टाटा नमक से लेके बहुत कुछ बनाता है। रिलायंस सिर्फ पेट्रोल थोड़ी निकालता है, बहुत सारे काम करता है। क्या किया उन्होंने, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। उसमें क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन मैंने जिस बिजनेस में आप हो उसी को एक्सपेंड करते जाओ, उसी को बढ़ाते जाओ, आगे नया बिजनेस स्टार्ट मत करो। एक होता है डाइवर्सिफिकेशन, जिस बिजनेस में आप हो उसको वहीं छोड़ दो, नया बिजनेस स्टार्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो यही सारे काम होते हैं। तो मैनेजमेंट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन 3 ऑब्जेक्टिव लेके दिमाग में चलता है। फर्स्ट, मेक श्योर दैट द कंपनी सर्वाइव्स। सेकंड, मेक श्योर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट। एंड थर्ड, मेक श्योर दैट कंपनी ग्रोज। ओके, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स टूवर्ड्स सोसाइटी 3 से 4 होते हैं। Make sure there is no pollution. Make sure you provide the goods at the right price. You provide the right quality goods, and you provide employment opportunities to the society. Fine. When it's come to the personal, make sure you give them good salary, those they are working with you. You give them safety, so their health is maintained. Then give them promotions time to time and motivate them to work more and more. तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। अब आपको मैं ना भी लिखवाऊं तो आप इतनी बात तो समझ गए होगे कि लिखना क्या है, तो आप अपने आप से लिख लोगे। अच्छा, कल मैंने कहा था इसलिए आप समझ गए कि नहीं कहना, नहीं कहना, हाँ नहीं कहना, तो कभी कभी हाँ भी कह सकते हैं, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो आप सबसे पहले सर्वाइवल, इसके आगे लिखो। पहले लिख लिया, चार्ट बना लिया आपने, ऐसा चार्ट बनाया, हेलो बनाया चार्ट। मैं आपको एक बात समझाऊं, आपको एक बात, आप भी जो सुन रहे हो ना, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि मैं पब्लिक नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे ही बच्चे हैं। मैं आपको एक पते की बात बताऊं, पते की बात, ये किसी को बताना नहीं। सुनो मेरी बात, इधर मेरी बात सुनो, ये किसी को बताना नहीं। मैं आपको एक पते की बात बताऊं, +2 में अगर मार्क्स लेने हैं ना, आपको बिजनेस स्टडी के अंदर मार्क्स लेने हो तो सच मानना, एग्जामिनर कभी भी नहीं पढ़ता आपने क्या लिखा है, कभी भी नहीं। एग्जामिनर के पास वो टाइम ही नहीं होता है कि वो आपकी डिटेल स्टडी में जाए और देखे आपने लिखा क्या है। 12th क्लास में बिजनेस स्टडी में अगर मार्क्स लेने हैं, जब कभी भी आपको थ्योरी आएगी 12th क्लास के अंदर, वैसे 25 मार्क्स की थ्योरी आती है मैक्सिमम, 20-25 मार्क्स, ठीक है। अगर जितने भी मार्क्स की थ्योरी आपको आएगी और आपको फुल मार्क्स लेने हैं, तो हमेशा एक बात याद रखना, बिफोर इवन यू स्टार्ट योर आंसर, ऑलवेज मेक अ फ्लो चार्ट। हमेशा ये बात याद रखना, जब कभी भी आप आंसर स्टार्ट करो, आंसर स्टार्ट करने से ठीक पहले फ्लो चार्ट बनाना। बस एग्जामिनर आपका आंसर कभी पढ़ेगा ही नहीं, चाहे बीच में आप अमिताभ बच्चन की फिल्म की स्टोरी दिखाना, बागवान कौन सी थी, बागवान बागवान थी, क्या नाम था, क्या नाम था, बागवान थी ना, अच्छी होती, बाकी गंदी है। तो आप चाहे बीच में स्टोरी लिखना, बीच में चाहे स्टोरी लिख देना। सच्ची कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। कोई नहीं पढ़ता, टाइम ही नहीं है। बस अगर आपको उसको ये मिल गया ना फ्लो चार्ट, अगर ये फ्लो चार्ट उसको मिल गया हर आंसर से पहले, आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो जाएगी, आपके नंबर नहीं काटेगा वो। पता क्या बोलेगा वो, अरे छोड़ो यार, इसको सब कुछ आता है। हाँ, बाकी सब केस स्टडी, सब केस स्टडी। अभी हम केस स्टडी स्टार्ट करने वाले, ये पहला टॉपिक है, हमने केस स्टडी करनी है। मालूम आपको लिखवाया था ना मैंने, ये पहला टॉपिक, इसकी केस स्टडी हम करेंगे आज। आओ तो फटाफट करें, टाइम हो रहा चला गया, पता नहीं कहाँ गया टाइम, चाबी में लो। तो सबसे पहले सर्वाइवल लिखो,
The basic objective of any business, the basic objective of any business is survival. The basic objective of any business is survival. Survival means to earn enough money या enough revenue to cover the cost. एटलीस्ट कॉस्ट कवर हो जाए ताकि कंपनी सरवाइव करती रहे, सो द कंपनी कैन सरवाइव. ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट. द नेक्स्ट इज प्रॉफिट. द नेक्स्ट इज प्रॉफिट. ये हो गया. द नेक्स्ट इज प्रॉफिट. ओनली सर्वाइवल फॉर अ लॉन्ग टाइम is not enough for any business. Only survival for a long time is not enough for any business. A business must earn profit to grow. शुरू के 1-2 साल आप बहाना मार सकते हो कि सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन उसके ज्यादा नहीं, है ना. 2-3 साल शुरू में आप कह सकते हैं हाँ जी अभी हम सर्वाइवल मोड पे हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप ये नहीं कह सकते. फाइन. ठीक है जो आ जाओ तीसरा पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ. ये भी हो गया. पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास ग्रोथ. तो लिखो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस that it must grow. The growth of a business, full stop लगा के, the growth of a business can be measured in terms of sales, in terms of sales or in terms of product, comma, or in terms of investment and etc. ठीक है जी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवा रहा हूं. आप विश्वास मानो मैं आपको बोलूंगा ना, आपको सर आप तारीफ बहुत ज्यादा करते हो. ये नोट्स जो है ना, ये नोट्स एक बार एक मैडम के हाथ में पढ़ गए थे. वो स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो है एपीएस स्कूल, अंबाला पब्लिक स्कूल. मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात बता रहा हूँ आपको. अंबाला पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के हाथ में, वो बिजनेस स्टडी पढ़ाती है बच्चों को, उनके हाथ में नोट्स चले गए थे. मालूम है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझसे सीधा फोन पे बात की कि आप ये नोट्स की फोटोकॉपी करा के मुझे दे दो. ये नोट्स जो है ना, ये 5-7 बुक्स का निचोड़ है. आप चाहो तो एपीएस के बच्चों से पूछ सकते हो. अंबाला पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल नहीं, वहां की मैडम आज भी इन्हीं नोट्स से पढ़ा रही है. और बहुत सारे अभी 12th क्लास के नोट्स जो है ना, 12th क्लास के, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बात बोलता हूँ, ये चाहो तो वीडियो मैडम को सुना सकते हो. हमारे 12th क्लास के अकाउंट्स के जो नोट्स है ना, वो आपकी सीमा चौहान मैडम के पास है अकाउंट्स की. उसने सारी की सारी कॉपी मांगी केवी नंबर 1 की मैडम ने. यस, अक्षर से पूरी की पूरी कॉपी मांगी गई है नोट्स की. अक्षर ने जितने भी नोट्स यहाँ बनाए थे, जितना भी वो यहाँ पढ़ा, वैसे तो लास्ट तक ही पढ़ा है, जितना भी वो यहाँ पे पढ़ा, वो सारी की सारी नोटबुक्स उसने मैडम को जमा करवाई है. तो सारे नोट्स है मैडम के पास. अच्छे नोट्स होते हैं हमारे पास, बहुत अच्छे नोट्स हैं. ये एक वर्ड लिखवाया गया है. ठीक है, और अभी मैं आपके लिए इसमें और एडिशन कर रहा हूं, क्योंकि इस बच्चे जिसको मैंने बोला था लिखने के लिए, इसने बहुत कुछ मिस किया इसके अंदर. ठीक है, तो आप ये जो नोट्स बना रहे हो ना, ये आपके फाइनल नोट्स हैं बीएसटी के. आप किसी को देना नहीं प्लीज. आप किसी को देके मेरे पेट पे लात नहीं मारना, है ना. मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इस बारे का आप सोचना. ठीक है, अगर आपको किसी को देना तो उसको कान से पकड़ के यहाँ ले आना, लेकिन ऐसे मत दे देना फ्री में, या बेचना नहीं है. डोंट मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट.
अगर बिजनेस करना तो मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है जी। गरीब आदमी के पेट को लात नहीं मार रही है, समझ रहे हो मेरी बात सारे के सारे। आज चलो आ जाओ फटाफट। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव, तो बोलो सोशल यानी टूवर्ड सोसाइटी। सबसे पहला मैंने बोला, क्या बोलोगे जल्दी बताओ? यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। Using environment friendly techniques of production, so a business can create, बोलो क्या आएगा? नहीं बेटे, पॉइंट है बस, लेस पोल्यूशन, बस हो गया पहला पॉइंट, है ना। सो अ बिजनेस कैन क्रिएट लेस पोल्यूशन, ये पहली बात है। दूसरी, providing good quality goods in reasonable price to society, so everyone can afford to buy, है ना। ये भी तो बात हो कि दोनों बातें मिक्स कर दी मैंने, प्राइस और क्वालिटी। और तीसरा, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज, ये भी आप इसमें लिख सकते हो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर। फाइन, बस ये 3 बहुत है। एंड व्हेन इट्स कम टू पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहला आप लिख सकते हो नंबर 1, अगर इसकी बात आएगी तो क्या लिख सकते हो नंबर 1 पे? सबसे पहले फाइनेंशियल नीड्स, प्रोवाइडिंग गुड सैलरी so they can cover their financial needs। याद ही करना भैया, समझना है, याद करना। क्या रट्टा मारना है इसके अंदर? इसमें कोई रट्टे वाली बात हो रही है अभी तक? कहीं रट्टा लगाना पड़ रहा है आपको? अगर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की थी, टोटल कितने फीचर थे? जल्दी बोल दे फटाफट, कितने फीचर थे जल्दी? हाँ, कितने फीचर थे? वेरी गुड, देखा, बोल बच गई, सच्ची में 7 थे। तो 7वां कौन सा था? और 6ठा? अरे कोई कहीं भी बोल सकती है, ये सीक्वेंस में नहीं है, कुछ भी लिख सकती है ना। नहीं, जहाँ सीक्वेंस की जरूरत है, व्हेन इट्स कम टू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यू हैव टू गो इन अ सीक्वेंस। लेकिन आपको फीचर्स लिखने हैं, वो पूछेगी राइट एनी 4 फीचर्स, तो आप कोई भी 4 लिख, ठीक है जी। 7 फीचर्स। और डेफिनेशन मैनेजमेंट के अंदर व्हाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, जल्दी बता दे मुझे लीजा शर्मा, व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ प्रोसेस? क्योंकि हम मैनेजमेंट करने के लिए गोल रखते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप करते हैं गोल को अचीव करने के लिए। ऐसे लिखेगी? इंग्लिश में हाँ बोलना, इंग्लिश में बोल दे फिर। व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ प्रोसेस, बस बेसिक रहेगी मेरी भी आदमी की। हाँ तू बता दे भाई, व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ प्रोसेस? हाँ, क्योंकि there are some steps to follow to achieve the goal. there are several functions we achieve we do while doing the management। कौन से है वो? Planning, हाँ organizing, हाँ staffing, हाँ directing, हाँ, कंट्रोल। वेरी गुड, 5 फंक्शंस हैं और यही 5 चैप्टर है, यही 5 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 और 8। Providing good salary so they can cover their financial needs। मैंने कहा मुझे ट्यूशन दे दो, अगर किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है तो आओ मेरे पास आधे घंटे के लिए, मुझे सिखाओ कैसे लिखना है। ऐसे सिखाना so they can cover their financial needs। अरे बाद में मजाक नहीं उड़ा, ठीक है, कवर
दे है वो। नीचे कवर के बाद दे है। बस ठीक है, अब ठीक है, चल ठीक है जी। लो अब ठीक है, अब लड़ो नहीं मेरे से यार। हैंडराइटिंग मेरी गंदी है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी ड्रॉबैक को मानता रहा हूँ कि हाँ मेरे में कमी है। अब मैं तो बार बार क्या करूँ, सिर के बल लटक जाऊँ क्या? बोलो, उल्टा लटक जाऊँ? बोलो, तुम बोलो। तो कह रही है तुझे अच्छा लगेगा मुझे उल्टा लटका के, मुझे शांति मिलेगी? ये देखो सुन रहे हो आप, नैन्सी ये बात बोल रही है, कह रही उल्टे लटका मुझे शांति मिलेगी। दिल की शांति के लिए करूँ क्या ये? वो भी मैं नहीं कर सकता। अगर मैंने वो किया तो मैं गिरूंगा तो टूट जाएगा सारा कुछ, वो भी नहीं कर सकता। तो और सेकेंड नंबर पॉइंट में आज दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, या इधर लिखो प्रोवाइडिंग, या ऐसा लिख लो हायर सर लिख दिया प्रोवाइड, सर प्रोवाइडिंग लिख दिया। नीड्स लिख लो, प्रोवाइडिंग लिख लो, प्रोवाइडिंग हायर लेवल नीड्स सच एज मैं थोड़ा ठीक लिखता हूं, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो लिखो उसके वही सोचो। अब तो साफ लिखा ना, यस सर। सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। NITION क्लियर रिकॉग्निशन, मतलब दोस्तों के बीच में, सोसाइटी के बीच में आपकी पहचान बनाना। जैसे होता है ना एम्प्लॉइज ऑफ मंथ निकाल देते हैं, देखा होगा बिजनेस में क्या करते हैं मालूम है आपको, एम्प्लॉइज ऑफ मंथ, है ना। एम्प्लॉइज ऑफ मंथ से क्या होता है, लोगों को ये लगता है सामने वालों को यार मेरी पहचान बढ़ गई, सब पहचानते हैं उसको, यार ये था एम्प्लॉइज ऑफ मंथ। उससे क्या होता है, मोटिवेशन, इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, 200-500 रुपए दे दिए, या छोटा सा कुछ गिफ्ट दे दिया, और साथ में क्या दे दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब या एक टैग लग गया और वहां फोटो लग गई, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ऐसा होता है स्कूलों में, तो ऐसा होता है, स्कॉलरशिप मिलती है ना स्कूलों के अंदर में, जो होशियार बच्चे होते हैं उनको बुला के सर्टिफिकेट दे दिया, क्लैपिंग करवा दी सारे क्लास में। तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पीयर रिकॉग्नाइजेशन, मीन्स दोस्तों के बीच में, सोसाइटी के बीच में रिकॉग्नाइज मतलब पहचान देना। ये भी एक क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। जब आप लोगों को एक स्पेशल पहचान देते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, तो लोग जो है मोटिवेट होते हैं और अच्छे से काम करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए इसके 3 पॉइंट, इसके 3 पॉइंट और इसके भी 3 पॉइंट हमने डिटेल में लिख दिए, दैट इज मोर देन। ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट टूवर्ड्स कंपनी, टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स पीपल, तीनों। ठीक है जी, अब इससे रिलेटेड एक केस स्टडी है जो हमें वक्त नहीं होता करने के लिए, हम इससे रिलेटेड केस स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड केस स्टडी हम करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, करो बात इसको आप।